ओके, आज का जो हम लोग जो लेसन पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? लॉज ऑफ मोशन। तो ये एक्चुअली बहुत सारा इसका सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है हमारा वो मोशन का लेसन का वजह से। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो 9th स्टैंडर्ड का ये पहला कौन सा टॉपिक है स्टेट बोर्ड के सिलेबस में से? तो ये लेसन के अंदर उन्होंने बहुत कुछ कवर किया है। उन्होंने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर किया है, स्पीड एंड वेलोसिटी है। तो ये लेसन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं पढ़ने वाले हैं आज, क्योंकि ये ऑलरेडी कवर्ड है किस लेसन में? मोशन में। ठीक है, तो हम लोग ये कुछ नहीं देखने वाले, डिस्टेंस टाइम ग्राफ वगैरह। तो हम आज क्या देखने वाले हैं? आज खाली हम लोग ये तीन चीजें देखने वाले हैं: न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये तीनों का सीरियली उन्होंने ऐसा दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर। पहले लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, फिर बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, एंड फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड का कंसेप्ट समझ के लेते हैं, फिर न्यूटन के लॉ पे जाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ये एक्चुअली तुम्हारे 8th का ही कंसेप्ट है, लेकिन जस्ट एक रिवाइज कर लेंगे कि बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं और अनबैलेंस्ड क्या होते हैं। अब उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक बक्सा है बीच में रखा हुआ, और दोनों तरफ से फोर्स लग रही है। मान लो कि इधर से फोर्स लग रही है F1 इज 35 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इधर की तरफ से F2 का फोर्स है 25 न्यूटन का। तो दो फोर्सेस हमारे पास, 35 न्यूटन, 25 न्यूटन। अब जब हम लोग इसका कंबाइंड फोर्स देखते हैं, कंबाइंड फोर्सेस, तो कंबाइंड फोर्स को कहा जाता है नेट फोर्स। ये क्या क्या बोलते हैं? नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स। नेट फोर्स या फिर रिजल्टेंट फोर्स, उसका मतलब क्या होता है? कंबाइंड इफेक्ट। मतलब F1 F2 का इस बक्से के ऊपर क्या इफेक्ट गिरेगा, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो वो निकाल के देखते हैं वो कैसा होगा। तो देखो, F1 कितना है? 35 न्यूटन, वो हमको पता है। F2 कितना है? 25 न्यूटन। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। इसलिए अगर मैंने F1 को पॉजिटिव लिया है तो F2 को मेरे को निगेटिव लेना पड़ेगा। F2 को क्यों निगेटिव लिया मैंने? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में है। अब तुम बोल सकते हो सर, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि 35 को निगेटिव लेना है, तुम ले सकते हो ना। तुम 35 को निगेटिव ले सकते हो और 25 को फिर पॉजिटिव रखो। वो टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने क्या कंसीडर किया, 35 को पॉजिटिव रखा और 25 को निगेटिव लिया। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन तुम उसको रिवर्स भी कर सकते हो। अब दोनों का कंबाइंड इफेक्ट को मैंने नाम क्या दिया? नेट फोर्स बोलते हैं उसको, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स के लिए क्या चाहिए? कंबाइंड इफेक्ट। मतलब क्या? दोनों को ऐड करना पड़ेगा मुझे, F1 और F2 को ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कर लिया मैंने F1 F2। तो नंबर डाल लेता हूं मैं वहां पे, कितना होगा? 35 न्यूटन, और इसका वैल्यू F2 का कितना है? -25। तो -25 लिख दिया। 35 - 25 कितना होता है? 10। तो 35 - 25 इज 10 न्यूटन। तो F नेट कितना आ गया? नेट फोर्स 10 न्यूटन। इसका मतलब क्या होता है कि इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूं? डिलीट कर सकता हूं इन फोर्सेस को, और उसकी जगह पे एक ही फोर्स रखूंगा। और उस फोर्स का नाम क्या रखूंगा मैं? एफ नेट। देखो, मैंने क्या कर लिया, दोनों फोर्स को डिलीट कर दिया और उसकी जगह पे एक ही फोर्स लिखा, नेट फोर्स। और उसका वैल्यू क्या है? 10 न्यूटन। और मैंने इधर के साइड से क्यों लिखा, इधर के साइड से क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इधर का वैल्यू कितना है? ज्यादा है, 35 है। इधर का साइड 25 है। मतलब ये बॉक्स किधर हिलने वाला है? राइट की तरफ, क्योंकि इधर का फोर्स कैसा है? ज्यादा है। इसलिए मैंने नेट फोर्स कहां, कौन से साइड से लिखा? ईस्ट साइड से, लेफ्ट साइड से। क्योंकि बॉक्स किधर मूव होने वाला है? राइट की तरफ। अगर उल्टा होता तो मैं उल्टा बता देता। तो नेट फोर्स का फायदा क्या है? तुम कंबाइंड इफेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। और कंबाइंड इफेक्ट का फायदा क्या है? नेट इफेक्ट। इससे तुमको यह पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या किया है मैंने? बक्सा सेम है, लेकिन फोर्स मैंने सेम रखे हैं, 25 न्यूटन 25 न्यूटन। अब ऑब्वियसली एक को मैंने अगर पॉजिटिव रखा तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा? निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। और जब ऐड करेंगे दोनों के वैल्यू सेम है, 25 - 25 कितना होगा? 0 न्यूटन। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना है? 0 न्यूटन। और मैंने एरो कुछ भी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जाएगा ही नहीं किधर। ऑब्जेक्ट इज नॉट गोइंग टू मूव, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। तो दैट इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर रिजल्टेंट फोर्स। नेट फोर्स को ही क्या कहा जाता है? रिजल्टेंट फोर्स। ओके, अब इसके ऊपर से हम लोग डेफिनेशन देंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या? जिसमें नेट फोर्स 0 हो। तो नेट फोर्स जिसमें 0 हो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे कि देखो, इसमें 25 न्यूटन 25 न्यूटन था, नेट फोर्स 0 निकला, क्योंकि 25 - 25 इज 0।
तो ऐसे टाइप के फोर्सेस को क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस फोर्स मतलब क्या? एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हो। F1 F2 को बैलेंस कर रहा है, F2 F1 को बैलेंस कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस। एंड अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या? जिसमें नेट फोर्स की वैल्यू इज नॉन जीरो, मतलब जीरो की जगह पे नेट फोर्स कुछ भी आए, मतलब जीरो नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी चलता है, पॉजिटिव 10 या फिर नेगेटिव 10, कितना भी, -15 -20 या फिर 70 80, ऐसा अगर वैल्यू हो तो उसको क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या? जिसमें नेट फोर्स नॉन जीरो हो। नॉन जीरो मतलब क्या? जीरो छोड़ के, जीरो छोड़ के अगर नेट फोर्स है तुम्हारा तो उसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, सो मेरे को चैट बॉक्स में रिस्पांस दो, तुमको ये फर्क समझ में आया बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड में? बैलेंस्ड फोर्स मतलब जिसमें नेट फोर्स जीरो होता है, अनबैलेंस्ड मतलब जिसमें नेट फोर्स नॉन जीरो होता है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना है, और एक, कि बैलेंस्ड फोर्स में ऑब्जेक्ट किधर भी नहीं जाता है, क्योंकि फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्कर आता है फालतू। क्या पूछते हैं कि बैलेंस्ड फोर्सेस में ऑब्जेक्ट मूव होगा कि नहीं? ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर के फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो हेंस ऑब्जेक्ट मूव नहीं होता है किसके अंदर? बैलेंस के अंदर। लेकिन मूव किसके अंदर करेगा? अनबैलेंस्ड फोर्सेस के अंदर। वो ध्यान में रखना है तुमको। ठीक है, थ्योरेटिकल कांसेप्ट। ओके, सो ये हमने आप कॉन्सेप्ट समझ लिया बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। अब कौन सा टॉपिक समझेंगे हम लोग? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉज। हाँ, और एक चीज ध्यान में रखनी है, हमारे जो रेगुलर सेशंस होते हैं, जैसे कि समझ हमारे स्कूल के मोशन के लेसन के, तो वो सेशन का जो स्पीड होगा उससे थोड़ा ज्यादा होगा होमी बाबा में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं जो एग्जाम इसको दे रहे हैं वो मोर देन एवरेज है, तो मेरा स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगा, वो ध्यान में रखना है एज कंपेयर टू योर रेगुलर लेक्चर्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्टडी करते हैं। तो व्हाट आर द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन? तो कितने लॉज हैं? पूरे 3 लॉज हैं। समझ के लेते हैं एक एक क्या क्या है। तो पहला जो न्यूटन ने लॉ दिया, न्यूटन मतलब कौन? साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, फिजिसिस्ट। तो न्यूटन, ही इज फ्रॉम इंग्लैंड। और तो ये जो साइंटिस्ट है उसके 3 लॉज है मोशन के रिलेटेड। तो उसका पहला लॉ हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ। अब वो पढ़ने के पहले एक टेक्स्ट बुक के अंदर, हमारे जो स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर एक फालतू सा एग्जांपल दिया है, वो तुम 7th 8th से पढ़ रहे हो, वो एग्जांपल फिर से देख लेते हैं। वो एग्जांपल नहीं है जिसके अंदर वो ग्लास रहता है, ऊपर कार्डबोर्ड रहता है, उसके ऊपर कॉइन रखो और फिर टच कर दो, यू नो, जस्ट स्ट्राइक इट। तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, ये जो कार्डबोर्ड है वो चला जाएगा और कॉइन अंदर गिर जाएगा। ठीक है, तो कार्डबोर्ड चला गया, कॉइन अंदर गिर गया। तो न्यूटन का पहला लॉ इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेनेशन देता है। इसमें क्या होना चाहिए था? कॉइन कार्डबोर्ड के साथ चला जाना चाहिए था, लेकिन कार्डबोर्ड चला जाता है, कॉइन नीचे गिर जाता है। हमको ये स्टडी करना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन देगा? न्यूटन का पहला लॉ। तो देख लेते हैं क्या है एग्जैक्टली। तो न्यूटन का पहला लॉ का स्टेटमेंट ये है, फिर एक्सप्लेनेशन के थ्रू उसको समझने की कोशिश करता है। तो न्यूटन ने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट, पूरे वर्ल्ड का कोई भी ऑब्जेक्ट, लिविंग नॉन लिविंग कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, तो वो ऑब्जेक्ट एक तो रेस्ट में रहेगा, नहीं तो मोशन में रहेगा। रेस्ट मतलब क्या? एक तो जगह के जगह पे रहेगा, नहीं तो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। दो स्टेटमेंट बोला उसने। पहला स्टेटमेंट क्या? एक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। और वो कब तक वो चीज मेंटेन करेगा? जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता। जिसके जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता, वो तो एक तो रेस्ट में रहेगा, अगर पहले रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में तो मोशन में ही रहेगा। मतलब क्या? कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो उसको मोशन में नहीं ला सकते, और कोई अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में नहीं ला सकते। अगर तुमको वो उल्टा करना है उसके, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। बराबर है ना? आप जैसे कि तुम अगर मोशन में हो, मान लो कि तुम भाग रहे हो, रास्ते के ऊपर भाग रहे हो, और तुम्हारे दोस्त ने एकदम बीच में से आके तुमको पकड़ लिया। ठीक है, मतलब तुम पहले भाग रहे थे, एकदम से पकड़ लिया तुमको, तो तुम क्या हो गए? रुक गए। न्यूटन ने क्या बोला था हमको कि कोई मोशन में तो मोशन में रहेगा, तो तुम तो मोशन में थे। क्यों रुक गए तुम? क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया तुम्हारे ऊपर, राइट? तुम्हारे ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने की वजह से तुम रुक गए। और दूसरा एग्जांपल, अब मान लो कि सपोज कोई बॉल है, एक सपोज हमारे ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ, वो रेस्ट पे है। अगर तुमने उसके ऊपर कोई तुमने किक मारी उसको, तो अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है उसके ऊपर, तो वो क्या होगा? मोशन में चला जाएगा। तो न्यूटन ने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा।
और वो कब तक रहेगा, जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता। अगर फोर्स एक्ट किया अनबैलेंस, तो वो रेस्ट का मोशन में चला जाएगा और मोशन का रेस्ट में आ जाएगा। ये न्यूटन का पहला लॉ है, ठीक है। तो ये समझ में आया स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे, मोशन पे तो मोशन में, और कब तक, जब तक अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता। चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स दो, ये समझ में आया। फिर एग्जांपल लेते हैं इसके। ओके, तो एग्जांपल इसका सपोज लेने के पहले वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, इनर्शिया का कंसेप्ट समझ के लेते हैं। तो देखो, व्हाट इज इनर्शिया। तो ये जो लॉ है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको और एक नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन बाय अनदर नेम, दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इनर्शिया होती है इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है, ये प्रॉपर्टी है, उनकी इनएबिलिटी है खुद का मोशन चेंज करने का खुद के ऊपर। मतलब इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट खुद से अपनी मोशन चेंज नहीं कर सकता। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मन से खुद की जो मोशन है वो चेंज नहीं कर सकता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। इनर्शिया मतलब क्या, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन खुद का चेंज न कर पाना, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि सपोज स्टोन है, तो वो अपना जो उसका जो मोशन है वो खुद से चेंज नहीं कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसको फोर्स की जरूरत है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया मतलब क्या, किसी ऑब्जेक्ट का इनएबिलिटी टू चेंज इट्स मोशन। अब वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो कि हमारे पास दो स्टोन है, एक छोटा एक बड़ा है। अब अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि काम करो यार, दो स्टोन को जरा लाइक मूव करो, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाओ उसको, तो तुम क्या करोगे, इस स्टोन को मूव करोगे तो बहुत इजी जाएगा तुमको, क्यों, क्योंकि बहुत छोटा स्टोन है। और ये इसको मूव करेंगे तो एक तो हिलेगा ही नहीं, और हिला तो भी कैसे, थोड़ा सा ही हिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि छोटे स्टोन को इजीली मूव कर पाए, बड़े स्टोन को नहीं कर पाए। रीजन क्या था, दोनों के अंदर का मास डिफरेंस है, इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका मास बहुत कम है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। मतलब इनर्शिया इसका कम है, इनर्शिया इस स्टोन का ज्यादा है। मतलब बड़े स्टोन के पास ज्यादा मास होने की वजह से ज्यादा इनर्शिया, इसके पास कम मास होने की वजह से कम इनर्शिया। अब कंसेप्ट देख लेते हैं, ये मोशन में नहीं आ रहे थे ना दोनों ऑब्जेक्ट, तो दोनों ऑब्जेक्ट को जब हम मोशन में लाए फोर्स लगा के, तो किसको ज्यादा मेहनत लगी, बड़े बॉक्स को, बड़े पत्थर को। और वो क्यों लगी, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। मतलब शॉर्ट टर्म्स में क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसका इनर्शिया ज्यादा था। मतलब हम कार को सपोज मूव करने की कोशिश करते हैं और वो कार हिलती नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, उसके पास इनर्शिया ज्यादा है। मतलब जिस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा इनर्शिया होगा, उसका मोशन चेंज करना उतना ही हार्ड जाएगा हमको, ठीक है, वो ध्यान में रखना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुम जो रास्ते से भाग रहे थे, जब तुम रास्ते से भाग रहे थे, तुम्हारे दोस्त ने पकड़ा, राइट, तुमको, तुम रुक गए इसलिए। अब मान लो कि तुम्हारे को जो पकड़ने वाला है वो बहुत दुबला पतला है, एकदम लकड़ी के जैसे, एकदम शॉर्ट, कुछ है ही नहीं, ठीक है, नो मास एट ऑल, कुछ मसल ही नहीं है उसको। अब तुम भाग रहे हो रास्ते के ऊपर, अब उसने पकड़ने की कोशिश भी की तुमको, तो तुम क्या करोगे, तुम फिर भी उसके पकड़ में तो आने नहीं वाले, उसको उल्टा गिरा के तुम भाग जाओगे। तो ये क्यों हो गया, ये पॉसिबल हुआ क्योंकि तुम्हारा इनर्शिया ज्यादा था। ये समझ में आया, मतलब इनर्शिया दो चीजों पे काम करता है, रेस्ट पे भी काम करता है, मोशन पे भी काम करता है। जितना इनर्शिया ज्यादा हो, उस ऑब्जेक्ट को उतना रोकना हार्ड जाता है, उसको मोशन भी चेंज नहीं कर सकते, उसका रेस्ट का पोजीशन भी चेंज नहीं कर सकते। कुशल, व्हाट आर यू आस्किंग, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ओके। इनर्शिया हैज नथिंग टू डू विद डिस्टेंस, ठीक है, इनर्शिया इज जस्ट बेस्ड ऑन मास, नथिंग मोर। अभी एग्जांपल देख लेते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, इनर्शिया की। तो देखो, हमारा जो, हम गाड़ी में अगर बैठते हैं, अब गाड़ी शुरू नहीं हुई है, मान लो कि गाड़ी शुरू नहीं हुई है, तो हम किस पे है, हम रेस्ट पे है, गाड़ी पे रेस्ट पे है। अब मान लो ये बंदा जो है, इसको बिल्लू बोलते हैं हम लोग, तो ये बिल्लू ने क्या कर लिया, गाड़ी शुरू कर ली। तो गाड़ी जब शुरू कर ली तो कौन मोशन में आया, गाड़ी मोशन में आई। हम मोशन में नहीं आए, हम तो कार में ही हैं, अभी भी रेस्ट पे। मोशन में कौन आया, गाड़ी आ गई। तो हम लोग रेस्ट पे है, तो हमारा टेंडेंसी क्या बोलता है, न्यूटन का पहला लॉ क्या बोलता है, कि हम रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेंगे, राइट। तो हम तो रेस्ट पे थे, रेस्ट पे ही हैं। लेकिन कार चल रही है ना, उसने हमारे ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाया,
कार ने हमारे ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाया, इसकी वजह से क्या हो गया, हम रेस्ट पे से किस पे चले गए, मोशन में चले गए। ठीक है, तो ये उसका एग्जांपल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का। हम रेस्ट पे थे लेकिन हमारा मोशन में किसने लाया, अनबैलेंस्ड फोर्स गिवन बाय कार। उसका और एक सिचुएशन समझ के लेते हैं। जब कार शुरू हुई तब हम रेस्ट पे थे, और जब वो मोशन में आई कार एकदम जब शुरू हुई तो हम थोड़ा पीछे हट गए। ठीक है, हमको एक जर्क मिला। तुमको तो पता है गाड़ी जब शुरू करते हैं तो हम कैसे पीछे जाते हैं, वो क्यों जाते हैं हम लोग, हमको आदत नहीं है वैसे पीछे जाने की, लेकिन पीछे क्यों जाते हैं हम लोग ऐसे, लाइक यू नो व्हाई वी मूव बैकवर्ड्स, क्योंकि हमारा बॉडी मोशन में नहीं आता है। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। उसको और एक एग्जांपल क्या दे सकते हैं, मान लो कि सपोज हम परबनी के रास्तों पे चला रहे हैं। अब परबनी के रास्ते तो तुमको पता है कैसे। अब मान लो कि सपोज कार चल रही है हमारी और हमने एकदम से ब्रेक लगा दिया, बीच में ही ब्रेक लगा दिया, तो हमारी बॉडी क्या होती है, हम आगे जाते हैं। वो भी एग्जांपल इसी का है। अब हम आगे क्यों जाते हैं, हमारी बॉडी क्यों, क्योंकि बॉडी हमारी मोशन में रहती है, राइट। तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी है कि हम मोशन में रहे, लेकिन तुम्हारी गाड़ी को ब्रेक लगने की वजह से तुम रुक जाते हो, मतलब तुम्हारी गाड़ी रुक जाती है और तुम मोशन में कंटिन्यू करते हो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी तो रुकी नहीं हुई है, रुका कौन है, कार रुकी है, राइट। तो हमारी बॉडी मोशन में जाने की वजह से क्या होता है, हम आगे जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है, मोशन को मेंटेन कर रही है। तो दैट इज द रीजन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल। पहला कौन सा, कार में जब शुरू करते हैं तो पीछे जाते हैं, दैट इज द एग्जांपल। बाकी फिर ब्रेक जब लगाते हैं तो जब आगे मूव करते हैं, वो भी एक एग्जांपल है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो गिव मी रिस्पांस इन चैट बॉक्स, ये एग्जांपल समझ में आया कार का, बिकॉज ये बहुत सिंपल है और यही एग्जाम में आता है जनरली, मतलब फालतू से एग्जांपल पूछते वो कार के फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं अभी। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन उसके पहले इसका कंसेप्ट समझ के लेते हैं इनर्शिया का। ठीक है, इनर्शिया मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहने की जो कोशिश करता है, या फिर जो मोशन में तो मोशन में रहने की जो कोशिश करता है, तो इस एबिलिटी को, इस पर्टिकुलर फीचर को क्या कहा जाता है, इनर्शिया बोलते हैं। मतलब ये टेंडेंसी है ना, ये तो आदत हो गई ऑब्जेक्ट की, वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहने की कोशिश कर रहा है, मोशन में तो मोशन में रहने की कोशिश कर रहा है। ये फीचर को क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्शिया बोलते हैं, ये प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। और वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर। ठीक है, वेरी सिंपल। आदित्य समझ में आया ये कॉन्सेप्ट, सिंपल प्रॉपर्टी है हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी चीजें मेंटेन करने का। ओके, चलो अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग इंपैक्ट या फिर कोलिजन समझ के लेते हैं। मतलब सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसके रिलेटेड है, अबाउट इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स का इफेक्ट क्या होता है वो स्टडी करता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने जो सेकंड लॉ दिया वो किस चीज के लिए दिया, इंपैक्ट स्टडी करने के लिए, इफेक्ट ऑफ फोर्स स्टडी करने के लिए। तो इसमें दो चीजें पढ़ते हैं, इंपैक्ट जिसको क्या कहा जाता है, कोलिजन कहा जाता है। इंपैक्ट मतलब क्या, दो चीजें जब टकराती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंपैक्ट या फिर कोलिजन। तो ये जो सेकंड लॉ है वो किस बारे में है, इफेक्ट ऑफ फोर्स स्टडी करने के लिए। तो एग्जाम में समटाइम्स ये भी क्वेश्चन आता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रिलेटेड टू व्हाट। तो उसका रिलेशन किस चीज के साथ है, इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, इंपैक्ट या फिर कोलिजन पढ़ाई करता है इसके अंदर। तो आप समझ के लेते हैं कोलिजन का सिचुएशन, ठीक है, विद दिस एग्जांपल। अब मान लो ये माउंटेन है, अब माउंटेन के टॉप के ऊपर और माउंटेन टॉप के नीचे दो लोग खड़े हैं। ऊपर खड़ा है सुरेश, नीचे खड़ा है रमेश, ठीक है, दो लोग हैं, सुरेश रमेश, सुरेश एट द टॉप, रमेश एट द बॉटम। अब ऑब्वियसली रमेश को कुछ काम धंधे नहीं है, रमेश सुरेश को चिढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसको जो भी चिढ़ा रहा है सुरेश गेट्स मैड एंड वो क्या करता है, ऊपर से बॉल फेंकता है, ठीक है, बॉल फेंकता है। तो जब बॉल ऊपर से आया, यहाँ तक रुक गया वो, ठीक है, यहाँ से उसने बॉल फेंका और वो यहाँ तक आ गया, रमेश ने उसको स्टॉप कर लिया, ठीक है, जस्ट एक पैर से उसने उसको स्टॉप कर लिया, ठीक है। अब रमेश फिर भी उसको चिढ़ा रहा है सुरेश को कि हाँ मैंने तो तेरा बॉल भी रोक लिया, फिर भी उसको चिढ़ा रहा है। तो सुरेश ने इस बार क्या कर लिया, पत्थर फेंक दिया ऊपर से, बहुत बड़ा पत्थर, ठीक है। अब रमेश ट्राई तो करता है उस पत्थर को रोकने के लिए, लेकिन पत्थर का इनर्शिया, उसका मास इतना ज्यादा है कि वो क्या करता है, रमेश को दबा के चला जाता है। तो ठीक है, रमेश क्या हो जाता है, फिर आड़ा हो जाता है। तो ये पत्थर ने क्या कर दिया, उसको गिरा के आगे चला गया, रमेश आड़ा हो गया। तो इसमें और वो बॉल केस में क्या डिफरेंस है, दोनों केस में जो इंपैक्ट हुआ, कोलिजन तो हुआ, इंपैक्ट मतलब क्या, टकराव, किस चीज में,
पहले इसमें बॉल और रमेश में टकराव हुआ और दूसरे इसमें बॉल रमेश में और पत्थर में हुआ। तो दोनों ही केसेस में इंपैक्ट कोलिजन हुआ। लेकिन फर्क क्या है दोनों के अंदर? तो फर्क ये था कि रमेश को जो इंपैक्ट हुआ बॉल का वो बहुत कम था। क्यों? क्योंकि उसका मास कम था, बॉल का मास कम था, इसलिए उसका इंपैक्ट भी रमेश के ऊपर बहुत कम गिरा। लेकिन दूसरे केस में मास इतना ज्यादा था पत्थर का, इतना वजनदार था वो, कि उसका इंपैक्ट भी कैसे था? ज्यादा था। मतलब इस चीज से सीखने सीखने वाली चीज क्या है ये पर्टिकुलर एग्जांपल से, कि जितना ज्यादा मास हो किसी ऑब्जेक्ट का और वो अगर हमसे हमसे टकराता है, मतलब मान लो कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक 100 किलो का है और एक मान लो कि 10,000 किलो का है। दोनों ऑब्जेक्ट जब तुमको टकराते हैं अलग अलग, 100 किलो वाला तुमको ज्यादा डैमेज नहीं करेगा, लेकिन ज्यादा डैमेज कौन करेगा? 10,000 किलो वाला। रीजन क्या है? क्योंकि उसका मास ज्यादा है, मतलब जिसका मास ज्यादा वो ज्यादा इंपैक्ट करता है। ठीक है, वेरी सिंपल। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अब मान लो कि फिर से रमेश फिर से उसको चिढ़ा रहा था, लेकिन रमेश ने जो बॉल डाला, तो बॉल का एग्जांपल फिर से ले रहे हैं। स्टार्टिंग में जब उसने बॉल डाला तो उसका मान लो कि स्पीड खाली था 3 मीटर पर सेकेंड। उसको रमेश ने एकदम से पकड़ लिया, कुछ हुआ नहीं। लेकिन मान लो सेकंड एग्जांपल में जब सुरेश ने बॉल फेंका तो वो 12,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। अगर स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई तो ऑब्वियसली रमेश उस बॉल को पकड़ पकड़ नहीं सकता। वो बॉल क्या करेगा? रमेश को पूरा आड़ा करके जाएगा, उसको दबा के जाएगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि इसमें क्या ज्यादा था? स्पीड ज्यादा था। मास तो सेम था, लेकिन इम्पैक्ट इसमें क्यों कम था? इम्पैक्ट क्यों कम था? क्योंकि उसका वेलोसिटी कम था उस ऑब्जेक्ट का। लेकिन इसमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया? उसका इम्पैक्ट जो है, उसका कोलिजन जो है वो ज्यादा था। तो दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस है? वेलोसिटी का। मतलब हमने दो चीजें सीखी। इम्पैक्ट कब ज्यादा होता है, कोलिजन कब ज्यादा होता है, टकराव कब ज्यादा पावरफुल होता है? जब मास ज्यादा हो या फिर वेलोसिटी ज्यादा हो। ठीक है, मास ज्यादा हो या फिर वेलोसिटी ज्यादा हो, ये दोनों चीज के ऊपर क्या डिपेंड करता है? इम्पैक्ट डिपेंड करता है। मतलब एक सिंपल और एक एग्जांपल देता हूं मैं तुमको। मान लो तुम रास्ते पे खड़े हो और तुमको दो कार आके टकराई अलग अलग सिचुएशन पे। एक कार का स्पीड था 5 मीटर पर सेकंड और एक का स्पीड था मान लो 200 मीटर पर सेकंड। और अगर तुमको पूछा गया है कि इम्पैक्ट ज्यादा किसमें होगा, ठीक है, सो गिव मी रिस्पांस इन चैट बॉक्स। 5 वाला ज्यादा तुम्हारे को डैमेज करेगा कि 200 वाला? व्हाट डू यू थिंक? मीटर पर सेकंड। ओके, ऑब्वियसली 200 वाला ज्यादा डैमेज करेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा था। तो वो तुमको ध्यान में रखना है, इम्पैक्ट ज्यादा होता है अगर वेलोसिटी ज्यादा होता है तो, या फिर मास ज्यादा होता है तो। सो इसका स्टडी करते हैं। ये फिजिक्स में जब इम्पैक्ट हम लोग स्टडी करते हैं तो वो दो चीजों के थ्रू करते हैं। इम्पैक्ट स्टडी करने के लिए फिजिक्स में जो कंसेप्ट है उसको कहा जाता है मोमेंटम। ठीक है, ये एक नई क्वांटिटी है। जैसे तुम्हारे पास फोर्स है, प्रेशर है, ठीक है, डेंसिटी है, वैसा ही एक और एक क्वांटिटी का नाम क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम। तो ये किस चीज को स्टडी करता है? इम्पैक्ट या फिर कोलिजन को स्टडी करता है। हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना इम्पैक्ट, तो उसको फिजिक्स में किस किस चीज के नाम से जाना जाता है? मोमेंटम के नाम से। तो वो ध्यान में रखना है, एग्जाम में कभी कभार वो भी सिंगल क्वेश्चन आता है। वी स्टडी इम्पैक्ट थ्रू विच फिजिकल क्वांटिटी? तो आंसर इज मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम से स्टडी करते हैं इम्पैक्ट। ओके, अब तुमको तो पता है इम्पैक्ट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी। हमने अभी देखा, जस्ट देखा, इम्पैक्ट किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? मास एंड वेलोसिटी। तो इन द सेम वे मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मास एंड वेलोसिटी के ऊपर। तो मास एंड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर मोमेंटम? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्योंकि इन दोनों चीजों के ऊपर ही इंपैक्ट डिपेंड करता है। तो तुम उसका जब प्रोडक्ट लेते हो दोनों का, तो उसको क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। अब उसको किस वर्ड से डिनोट करते हैं हम लोग? जैसे कि फोर्स एफ से बताते हैं, ठीक है, तो हर एक का अलग अलग वर्ड दिया हुआ है। तो मोमेंटम को किससे बताते हैं हम लोग? कैपिटल पी से बताते हैं। जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी रहता है, देन फाइनल वेलोसिटीज रहता है, ठीक है, वैसे ही, राइट? कुशल, व्हाट आर यू आस्किंग, व्हाई वेलोसिटी एंड व्हाई नॉट स्पीड? क्योंकि मोमेंटम डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो यू कैन नॉट यूज स्पीड हियर, इट हैज टू बी वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया कुशल? The reason why we are not using speed here is because velocity has direction and momentum has to be based on direction.
ओके, सो किस लेटर से डिनोट करते हैं हम लोग? कैपिटल पी से, वो ध्यान में रखना है। अभी हम उसका फॉर्मूला एंड यूनिट देखेंगे, तो एग्जाम में उसका फॉर्मूला एंड यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑफ कोर्स एंड यूनिट्स फॉर रिप्रेजेंटिंग द आंसर्स। तो वो किस चीज का है फॉर्मूला और यूनिट, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? हम लोग डेफिनेशन से निकालते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन क्या बोले मोमेंटम का? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट? तो वी विल राइट डाउन मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब हमको क्या चाहिए? फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला तो मिल गया भाई। यूनिट ला लेते हैं, बट यूनिट के लिए पहले इसको डिनोट करते हैं अलग अलग लेटर से, फिर यूनिट निकालते हैं। अब P इज इक्वल टू, मोमेंटम किसे बताते हैं? कैपिटल P, मास स्मॉल m एंड वेलोसिटी कैपिटल V। तो P इज इक्वल टू m इंटू V। अब यूनिट निकालने के लिए हम मास का यूनिट रख लेते हैं। मास का यूनिट क्या है? केजी। वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो वो दोनों पुट करते हैं यहाँ पे। तो मास के लिए केजी, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। कॉम्बिनेशन में क्या बोलेंगे? केजी मीटर पर सेकेंड। तो एग्जाम में जब तुमको पूछा जाएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, तो व्हाट इज द यूनिट? केजी मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे तो जनरली याद भी नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं? फॉर्मूला याद रखते हैं, उसका डेफिनेशन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, फिर एग्जाम में उसके थ्रू निकालते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, ऐसा निकालते हैं। अब केजी मीटर पर सेकंड उसका क्या है? यूनिट है। तो ये उसका एसआई यूनिट है, ठीक है? एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। उसका सीजीएस यूनिट भी तुमको पता होना चाहिए। सीजीएस यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मीटर को सेंटीमीटर में। तो वो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड तो सेकंड ही रहता है, एसआई यूनिट भी सेकंड है और टाइम का सीजीएस यूनिट भी सेकंड है। लेकिन केजी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में। और मीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर्स में। तो ये उसका ऐसा यूनिट है, ये उसका सीजीएस यूनिट है। तो चैट बॉक्स में रिस्पांस दो, ये समझ में आया कंसेप्ट मोमेंटम का? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इन उसके यूनिट। आगे बढ़ सकते हैं? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मोमेंटम स्केलर है कि वेक्टर है? ठीक है, ऑब्वियसली स्केलर है कि वेक्टर है, वो किस चीज के ऊपर से हम लोग जनरली निकालते हैं? जनरली हम लोग वो निकालते हैं फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है, राइट? हम फॉर्मूले के थ्रू जनरली वो निकालते हैं। अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसका खाली वैल्यूज देखने पड़ेंगे। फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। अब मास इनटू वेलोसिटी अगर उसका फॉर्मूला है, ऑल वी नीड इज चेक करते हैं मास का, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हेंस मोमेंटम भी क्या रहेगा? वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी, एंड आउट ऑफ दोज वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी क्या रहेगा? वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा। ओके, अब न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ है उसका स्टेटमेंट देखते हैं। उसने स्टेटमेंट क्या बोला है? तो उसने स्टेटमेंट जो बोला है इट इज समथिंग लाइक दिस, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। प्रोपोर्शनल, अगर उसने प्रोपोर्शनल बोला है ना, इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर उसको इनवर्स बोलना है ना, तो वो इनवर्स बोलेगा। अगर वर्ड नहीं दिया है ना, तो दैट मींस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ का ये स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है वो? कि चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब पहला बोला उसने कि फोर्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे है? प्रोपोर्शनल है। और दूसरा क्या बोला? कि जो मोमेंटम है वो फोर्स के डायरेक्शन में रहता है। तो मोमेंटम किस डायरेक्शन में रहता है? हमेशा फोर्स के। ऑब्वियसली, क्योंकि फोर्स की वजह से ही वेलोसिटी पैदा होती है, और वो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी किसके जैसा होगा? मोमेंटम की जैसा। हेंस मोमेंटम एंड फोर्स का डायरेक्शन कैसा रहता है? सेम रहता है, ठीक है, वो ध्यान में रखना है। तो ये जो स्टेटमेंट पहला बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, उसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं, उसके थ्रू ही समझ में आएगा हमको। अब ये पूरे पैराग्राफ में से हम लोग वो सेकंड जो स्टेटमेंट है ना, उसको कैंसिल कर देंगे। चेंज ऑफ मोमेंटम ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, खाली इसके ऊपर फोकस करो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो मैंने वही मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, राइट? वही लिखा मैंने। अब
उसका डेरिवेशन देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स बोल रहा है वो, तो उसका डेरिवेशन हम लोग इसके थ्रू सॉल्व करेंगे, इक्वेशन के थ्रू। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये किस पे से लिखा मैंने, जो स्टेटमेंट में है वही लिखा, राइट। अब रेट का मतलब क्या होता है, एनी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब होता है एनी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ऑब्वियसली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट को मैंने क्या कर लिया, कन्वर्टेड टू टाइम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम सेम रहेगा, खाली रेट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, चेंज ऑफ मोमेंटम वैसे रहने दिया, रेट की जगह पे क्या लिखा, डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। अभी चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होता है, एनी चेंज अगर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो तुमको चेंज खाली इसके थ्रू मिलेगा, एक तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लो। तो चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वेरी सिंपल। तो चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट डिवाइडेड बाय टी। अब तुमको तो पता है व्हाट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो हम लोग पी फाइनल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पी इनिशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पी फाइनल क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, एंड इनिशियल भी क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो वैल्यूज पुट आउट करता हूं मैं, मास इनटू वेलोसिटी एंड मास इनटू वेलोसिटी। अब मैंने यहाँ पे v और यहाँ पे u क्यों लिखा है, क्योंकि ये फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी लेंगे, इनिशियल मोमेंटम में इनिशियल वेलोसिटी लेंगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी का u लिया, फाइनल वेलोसिटी के लिए मैंने v लिया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, mv माइनस mu डिवाइडेड बाय t, ठीक है, mv माइनस mu बाय t। अब मैं इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ, m कॉमन ले सकता हूँ, तो m मैं कॉमन ले लेता हूँ, देखो मैंने m कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, v माइनस u बाय t, v माइनस u बाय t। लेकिन ये तुमको किस जैसा दिख रहा है, v माइनस u बाय t क्या रहता है, एक्सेलरेशन, a रहता है ना, v माइनस u बाय t क्या रहता है, a एक्सेलरेशन। तो मैं वहां पे क्या लिख सकता हूँ, m इंटू a, क्योंकि a मतलब क्या रहता है, v माइनस u बाय t। अब अगर मुझे प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालनी है, ये निकालना है, ये जो कचरा है इक्वल टू रखना है अगर मुझे यहाँ पे, तो इक्वल टू रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लेटर लिखना पड़ेगा वहां पे। तो मैं वहां पे k लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू लिख दिया, k इज कांस्टेंट हियर। अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता चला है कि k की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला है। तो वो उसका डेरिवेशन हमको, इसका ये क्यों आया है, कैसे आया है, हमको नहीं बोला गया है, हमको खाली इतना बोला गया है कि k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, कैलकुलेटेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, अगर k 1 है तो F इज इक्वल टू m इंटू a। तो ये फॉर्मूला जो तुम इतने दिन से यूज कर रहे हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तुम ऑलमोस्ट 8-7 से यूज कर रहे हो। तो ये फॉर्मूला किसके डेरिवेशन की वजह से है, न्यूटन के सेकंड लॉ के थ्रू हमने ये निकाला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं डेरिवेशन फिर से तुमको समझा देता हूं कैसा क्या है। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो वही स्टेटमेंट लिखा। रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम, तो रेट को मैंने कन्वर्ट कर लिया टाइम में। तो चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि रेट इज नथिंग बट डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे मास इनटू वेलोसिटी लिखना पड़ेगा फॉर मोमेंटम। लेकिन इनिशियल लिखते वक्त मैं मास इनटू वेलोसिटी लिखूंगा, लेकिन वेलोसिटी कौन सी यूज करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी। इसलिए मैंने लेटर्स यू लिखा है यहाँ पे, यू मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, m कॉमन ले सकता हूँ, तो m कॉमन ले लिया, एंड v माइनस यू बाई टी इज a। तो वो क्या बनेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी जगह पे मैं इक्वल टू लिख सकता हूँ और k लिख सकता हूँ, तो k इज व्हाट, कांस्टेंट। लेकिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला है k की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो k इज इक्वल टू 1। तो F इज इक्वल टू क्या बन गया फॉर्मूला, F इज इक्वल टू m इंटू a। मतलब सेकंड लॉ किस चीज का डेरिवेशन है, फोर्स के फॉर्मूले का, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये है तुम्हारा एक्चुअल डेरिवेशन। तो गिव मी रिस्पांस इन चैट बॉक्स, ये समझ में आया, उसका डेरिवेशन कैसा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का। आगे बढ़ सकते हैं एग्जांपल पे। ओके, तो देखो सेकंड लॉ के एग्जांपल ये है क्रिकेटर का, तो क्रिकेटर का एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्रिकेट में क्या हो जाता है, जब कोई पर्सन बॉल को कैच कर रहा हो,
तो वो क्या करता है, बॉल को कैच करने के लिए हाथ अपने पीछे लेता है, हाथ अपने पीछे लेता है और फिर बॉल को कैच करता है। तो हम इसमें ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो पर्सन है वो पीछे हाथ क्यों लेता है, वो इसको यहीं पे क्यों नहीं पकड़ता, उसको पीछे हाथ खींचने की क्या जरूरत है बॉल को पकड़ने के लिए। तो वो कोई स्टाइल नहीं है, ठीक है, वो क्यों कर रहा है उसके पीछे एक रीजन है। तो हम देख लेते हैं, हमारा ये फॉर्मूला है ना अभी का, सेकंड लॉ का, F इज प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाई t, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम और फोर्स का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट नहीं है। मतलब टाइम अगर बढ़ा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, इनवर्स रिलेशन बिटवीन F एंड T। अब सिचुएशन को देखो, ये जब बॉल को पीछे पकड़ता है तो वो क्या बढ़ा रहा है, टाइम बढ़ा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर पकड़ लिया तो मान लो 4 सेकंड लग गए, लेकिन पीछे अगर पकड़ा तो कितना टाइम लग रहा है, 6 सेकंड 7 सेकंड। मतलब वो क्या कर रहा है, टाइम को बढ़ा रहा है। मतलब बॉल को कैच किया लेकिन पीछे क्यों हाथ ले रहा है, वो टाइम बढ़ा रहा है। और टाइम अगर बढ़ गया हमारे हिसाब से तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। मतलब टाइम बढ़ गया तो फोर्स कम होगा, क्यों, क्योंकि फोर्स और टाइम में इनवर्स रिलेशन है, टाइम जैसे बढ़ेगा वैसे फोर्स कम होगा। इसका मतलब वो बॉल को ये क्रिकेटर इजीली पकड़ लेगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा बॉल का तुमने टाइम बढ़ा दिया ना, तो इम्पैक्ट कैसे हो गया, फोर्स कैसे हो गया, कम हो गया। तो सेकंड लॉ एग्जांपल किस चीज का है, क्रिकेटर का, कि जब बॉल आएगा तो उसका टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो बंदे ने ये क्यों पीछे हाथ खींचा, क्योंकि उसको हाथ पे ज्यादा फोर्स नहीं चाहिए था, बॉल ज्यादा लगना नहीं चाहिए, इसलिए वो क्या करता है, हाथ पीछे ले लेता है। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कराटे प्लेयर का। तो कराटे का भी इसी के जैसा एग्जांपल है। अब ये पर्सन क्या करता है, बहुत सारे ब्रिक्स रखे होते हैं वहां पे, वो क्या करता है, एक ही हाथ से जल्दी से फास्ट लाता है, वो इतना जल्दी फास्ट लाता है वो हाथ, और वो क्या करता है, सभी ब्रिक्स को तोड़ देता है। वो कराटे का एक सिंपल एग्जांपल रहता है, ठीक है, हमेशा वो डेमोन्स्ट्रेशन में बताते रहते हैं ब्रिक्स को तोड़ने का। तो वो क्या करता है, हाथ अपना फास्ट लाता है और वो ब्रिक्स को तोड़ देता है। अब वो एग्जांपल देख लेते हैं कि ये क्यों तोड़ पाता है। तो देखो, टाइम उसने क्या कर लिया, वो जल्दी से लाता है, वो स्लोली नहीं लाता, वो बहुत फास्ट लाता है। मतलब टाइम कैसा हो गया, कम हो गया, एकदम कम टाइम में वो जल्दी से हाथ लाता है। हमारे हिसाब से अगर टाइम सपोज कम हो गया, टाइम कम हो गया, यू कैन सी यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। टाइम अगर कम हो गया तो फोर्स कैसे होगा, ज्यादा होगा। मतलब टाइम कम कर दिया इसलिए फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से ये ब्रिक्स क्या हो गए, टूट गए। तो ब्रिक्स क्यों टूट गए, क्योंकि तुमने टाइम कम लगाया तो फोर्स ज्यादा बढ़ गया, इंपैक्ट ज्यादा बढ़ गया। तो कराटे प्लेयर व्हाई ही इज एबल टू ब्रेक दीज ब्रिक्स, बिकॉज टाइम कम हो गया, फोर्स ज्यादा हो गया, वेरी सिंपल। ठीक है, तो दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, सो बिफोर वी गो फॉर दिस, चैट बॉक्स में पहले रिस्पॉन्स दो, सेकंड लॉ तक कोई डाउट्स हैं, और कैन वी मूव। और मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए, जस्ट एक दो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। Okay, Urjit, what are you asking, sir? Is the friction between us and the car cushion that makes us move along the car? Friction between us and the car cushion that makes us move along the car. You can say like that, but actually वहां पे friction का इतना मैटर नहीं करता है. It is just movement. तुम्हारी बॉडी ही पूरी कनेक्टेड है उस पूरे कार को. Your friction doesn't matter there. मोशन तो वैसे ही बना रहेगा, फ्रिक्शन तो कोई काउंट भी नहीं करता है वहां पे. ओके, लेट अस टॉक अबाउट द यूनिट्स नाउ. फोर्स यूनिट्स. सो हमारे पास जो मेन यूनिट है फोर्स का वो कौन सा है, न्यूटन. ठीक है, दैट यू ऑलरेडी नो. सेकंड यूनिट है जो सीजीएस यूनिट है उसका डाइन है. लेकिन तुम अभी होम बाबा का एग्जाम दे रहे हो तो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस आएंगे तुमको कन्वर्जन पता होना चाहिए. एक न्यूटन मतलब कितने डाइन्स, तो वो तुमको ध्यान में रखना है. 1 न्यूटन मतलब कितने डाइन्स होते हैं, 10 to the power 5 डाइन्स, वो तुमको ध्यान में रखना है. ठीक है, ये रिलेशन तुमको ध्यान में रखना है. 1 न्यूटन इज 10 to the power 5 डाइन्स. आगे देखते हैं. तो 2 यूनिट्स ऑफ फोर्स आर अवेलेबल, वन इज न्यूटन, वन इज डाइन. अब न्यूटन का थर्ड फोर्स देखते हैं. ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए. तो इसके अंदर उन्होंने क्या दिया हुआ है, तो न्यूटन ने बोला तीसरे लॉ के अंदर कि फोर्स कभी कभी भी अकेला नहीं होता है. तो उसने क्या बोला, फोर्सेस आर नेवर अलोन. एक फोर्स हमेशा कभी नहीं रहता है. वो बोलता था कि फोर्स हमेशा दो के कपल में काम करता है. मतलब एक फोर्स के साथ हमेशा
दूसरा फोर्स हमेशा वहां पे रहता है, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट। तो उसने कैसा बोला, एक फोर्स के साथ दूसरा फोर्स भी रहता है, फोर्स कभी भी अकेले एक्ट नहीं करता है। उसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं ये वाला। अब मान लो ये हमारा बिल्लू फिर से आ गया, ये आपने सुरेश है ना, सॉरी, तो ये सुरेश आ गया यहाँ पे और ये हमारा बॉक्स है। अब सुरेश उस बॉक्स के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, ठीक है, फोर्स लगा रहा है, तो उसको भी क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू एक फोर्स फील होगा। मतलब सुरेश का क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाए तो ऑब्जेक्ट हिलता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट भी क्या करता है, इस सुरेश के ऊपर फोर्स लगाता है। यू माइट बी थिंकिंग सर ये कैसे पॉसिबल है, तुम खुद ही ट्राई कर सकते हो ना, तुम एक आधे ऑब्जेक्ट को पुश करके देखो ना, तुम्हारे घर में अगर एक आधा टेबल है, तुम थोड़ा सा पुश करके देखो, तुमको भी एक फीलिंग आएगी कि हाँ यार अपने हाथ को ना एक फोर्स अपोजिट मिल रहा है। वो जो फटीगनेस आता है ना तुम्हारे अंदर, इट इज नॉट ड्यू टू मसल्स, इट इज ड्यू टू मसल्स की वजह से तो है ही वो, लेकिन तुम्हारा जो वो जो जिस ऑब्जेक्ट को तुम मूव कर रहे हो, वो ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लगाता है। दैट इज द मेन रीजन कि तुम्हारे ऊपर थकावट आती है, तुम्हारे हाथ दुखते हैं, वो क्यों है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा रहा है। हालांकि तुम्हारी बॉडी इतनी बड़ी है कि वो हिल नहीं पाती है, तुम्हारा टेबल तो हिल जाता है लेकिन तुम नहीं हिलते हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारा इनर्शिया ज्यादा है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये थर्ड लॉ के अंदर एक चीज ध्यान में रखना है कि हमेशा दो फोर्स रहते हैं, एक फोर्स जब लगता है ऑटोमेटिकली दूसरा तैयार हो जाता है, न्यूटन ने ये बोला है, तो एक फोर्स के लिए दूसरा फोर्स तैयार हो जाता है। अब उसको क्या बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो हमने इसमें से क्या सीखा, पहला, फोर्स हमेशा अकेला नहीं होता है, एक फोर्स के साथ उसका भाई जरूर होता है, मतलब भाई भाई हमेशा आते हैं, एक फोर्स अकेला नहीं आता, उसके भाई को भी लेकर आता है। एक भाई का नाम क्या है, एक्शन फोर्स, दूसरे भाई का नाम क्या है, रिएक्शन फोर्स। तो मान लो इसमें पहला फोर्स किसने लगाया, ऑब्जेक्ट ने लगाया कि सुरेश ने लगाया, सुरेश ने लगाया, तो सुरेश को हम लोग बोलेंगे एक्शन फोर्स, क्यों, क्योंकि वो पहले ऑब्जेक्ट ने लगाया हुआ फोर्स है ना। तो जो भी पहला ऑब्जेक्ट फोर्स लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, एक्शन फोर्स। एंड रिएक्शन फोर्स किसको बोलेंगे, जो सेकंड ऑब्जेक्ट ने लगाया, ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट ने जो लगाया वो उसको क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स। तो हमेशा दो फोर्स तैयार होते हैं, एक का नाम क्या है, एक्शन फोर्स, दूसरे का नाम क्या है, रिएक्शन फोर्स। और वो हमेशा ध्यान में रखना है कि ये अकेले तैयार नहीं होते हैं, एक तैयार होता है तो साइमल्टेनियसली दूसरा भी तैयार होता है। Okay, Aditya, what are you asking? I'm not understanding your question. Is there is friction and gravity? I don't understand. Please write that question again. I will answer. Fine. तब तक मूव करते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसका स्टेटमेंट ये है, एवरी एक्शन फोर्स, हर एक एक्शन फोर्स को एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। मतलब एक्शन फोर्स जितना तैयार होता है उसके इक्वल एंड अपोजिट कौन होगा, रिएक्शन फोर्स। मतलब ये एक्शन फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, वो ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, इक्वल होता है और उनका डायरेक्शन कैसे रहता है, अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब क्या, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। एंड विच एक्ट्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या, कि एक साथ तैयार करते वो, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक्शन फोर्स तैयार हो रहा है अभी और फिर रिएक्शन फोर्स 5 घंटों के बाद, 5 मिनट के बाद, 5 सेकंड के बाद तैयार हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, लगेज तैयार होता है। मतलब एक्शन जैसे ही शुरुआत हो गई कि रिएक्शन फोर्स शुरू हो जाता है, तो दे बोथ आर क्रिएटेड साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स व्हिच एक्ट्स साइमल्टेनियसली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। Okay, Aditya, what are you asking? Is there gravity and friction with action force? Yes, obviously there can be. अगर पहला कोई सपोज तैयार कर रहा है तो डेफिनेटली फ्रिक्शन कैनॉट बी, बिकॉज फ्रिक्शन के लिए मोशन की जरूरत है, तो फ्रिक्शन कैनॉट बी टर्म्ड एज एक्शन फोर्स, इट विल ऑलवेज बी अ रिएक्शन फोर्स। बट ग्रेविटी इन सम केसेस कैन बी एक्शन फोर्स, ठीक है। आदित्य, अंडरस्टूड? ओके, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है गन का एग्जांपल। अब गन के अंदर क्या हो जाता है, गन रहती है, बुलेट रहती है, राइट। नाउ व्हेन बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, तो पहला फोर्स किसने लगाया, गन ने, राइट।
गन ने किसके ऊपर फोर्स लगाया, ये पर्टिकुलर बुलेट के ऊपर। मतलब इन द सेंस क्या हो जाता है कि हम लोग ये लगाते हैं, राइट, ट्रिगर दबाते हैं, तो वो फोर्स को तुम भूल जाओ, वो फोर्स को भूल जाओ। पहला क्या हो जाता है, वो बुलेट बाहर निकलती है तो बुलेट के ऊपर एक फोर्स रहता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज एक्शन फोर्स। लेकिन ये फोर्स जब तैयार हुआ तो वो रिएक्शन फोर्स किसके ऊपर लगाएगा, जिसने ये एक्शन फोर्स तैयार किया था। तो एक्शन फोर्स किसने तैयार किया बुलेट के ऊपर, ये गन ने। तो गन के ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा, वो रिएक्शन फोर्स। तो ये एक्शन फोर्स कहां पे जाएगा, आगे की तरफ, बुलेट आगे की तरफ जा रही है। लेकिन न्यूटन ने क्या बोला हमको, जो भी फोर्स तैयार होता है उसको एक्शन फोर्स बोलते हैं, और उसके अपोजिट कौन सा तैयार होता है, रिएक्शन फोर्स। तो उसका वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अपोजिट वाला। तो एक्शन सामने है तो रिएक्शन कहां पे होगी, पीछे के साइड पे जाएगी। इसलिए बुलेट जब फायर करते हैं ना तो बुलेट आगे जाती है, लेकिन गन क्या हो जाती है, पीछे चले जाती है। तो इसको जर्क बैठता है, मतलब जो भी पर्सन इस गन को यूज कर रहा है तो उसको क्या हो जाता है, गन ऐसे पीछे हटती है। व्हाई, क्योंकि वो फोर्स किसने लगाया उसके ऊपर, रिएक्शन फोर्स बुलेट ने। अब एक चीज ध्यान में रखना है कि गन का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम के अंदर जब पूछेंगे तो दे विल नेवर यूज द वर्ड रिएक्शन। एक्चुअली उन्होंने रिएक्शन यूज करना चाहिए, बट देयर इज अ टेक्निकल टर्म, उसको रिकॉइल बोलते हैं, ठीक है, रिकॉइल ऑन गन। तो एग्जाम के अंदर जब वो पूछेंगे कि व्हाट इज रिकॉइल ऑन गन, वेदर इट इज एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, यू हैव टू रिमेंबर इट्स अ रिएक्शन फोर्स। तो रिकॉइल का मतलब क्या, इट इज अ रिएक्शन फोर्स टू एक्शन फोर्स। तो ये कोई ऐसा बहुत भारी का वर्ड नहीं है। रिकॉइल का मतलब क्या, कि गन पीछे जाती है उतना ही, रिएक्शन फोर्स, वो तो दो ध्यान में रखो। तो एक्शन फोर्स किसका है, बुलेट का, रिएक्शन फोर्स किसके ऊपर है, गन के ऊपर। वेरी सिंपल। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं उसके रिलेटेड। दूसरा एग्जांपल थर्ड लॉ का है, रॉकेट का। अब रॉकेट के एग्जांपल में उन्होंने क्या दिया हुआ है, तो रॉकेट में देखो, मतलब ये तुम्हारे ऊपर का डिजाइन तो होता ही है, नीचे के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ्यूल बर्न करते हैं और बहुत सारा गैस निकलने की वजह से फिर वो रॉकेट ऊपर जाता है। तो हम लोग इसमें एक्शन और रिएक्शन फोर्स देखते हैं कौन से। तो एक्शन फोर्स होता है गैस का, फोर्स ऑन हॉट गैस। तो फोर्स ऑन हॉट गैस मतलब क्या होगा, वो एक्शन फोर्स है। तो एक्शन फोर्स अगर नीचे है तो रिएक्शन फोर्स किसके ऊपर देगा, वो अपोजिट डायरेक्शन के थ्रू। नीचे अगर एक्शन है तो रिएक्शन किधर होगी, ऊपर। तो रिएक्शन वो है ऊपर वाली, फोर्स ऑन रॉकेट। तो एग्जाम में तुमको ये भी पूछा जाएगा कि रॉकेट के एग्जांपल में एक्शन फोर्स किसका होता है, तो किसका होता है, हॉट गैस का। और रिएक्शन फोर्स किसके ऊपर बैठता है, रॉकेट के ऊपर। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ मुझे चैट बॉक्स में, ये तुमको दो एग्जांपल समझ में आए क्या, गन का एग्जांपल एंड रॉकेट का एग्जांपल। ओके, एंड वो प्लीज टेक्निकल वर्ड याद रखो, ठीक है, गन का एग्जांपल का रिकॉइल वर्ड प्लीज याद रखो। बहुत सारे बच्चे ना फिर वो क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है देन दे अगेन गेट कंफ्यूज, सर वो रिकॉइल किस में है, ठीक है। सो रिकॉइल किस में रहता है, गन में रहता है। ओके आदित्य, व्हाट आर यू आस्किंग, इज रिकॉइल कॉल्ड जर्क, यस यू कैन से, same correct. Okay, Rushikesh, what are you asking, sir? Here reaction can be gravitation also. Yes, reaction force can also be a gravitation. ठीक है, it can be. क्योंकि मान लो कि दो प्लैनेट्स अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, obviously one would be action, another would be reaction. No issue. Okay, Kushal, what are you saying? Rocket acts like a spring here. Yes, just acts like a spring. लेकिन वो चीज ध्यान में रखना है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स कौन से है, एग्जाम में वो पूछने वाले तुमको, ठीक है। ओके, नाउ एक लास्ट सब पार्ट अब कंप्लीट करते हैं इस टॉपिक का, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है वो देखते हैं। अब ये समझने के पहले हम सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं पहले। अब ये सिचुएशन के अंदर पहले मुझे ये कंसेप्ट तुम्हारी क्लियर होना चाहिए कि मोमेंटम की थ्रू हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे पहले चैट बॉक्स में आंसर दो, मोमेंटम के थ्रू हम लोग किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पता चलता है, व्हाट इज द टेक्निकल वर्ड। ओके, कुशल ने सबसे पहले आंसर दिया, बराबर है, इम्पैक्ट। बाकी के बच्चों को क्या लग रहा है, मोमेंटम की थ्रू क्या पढ़ाई करते हैं हम लोग, कोलिजन, राइट, इम्पैक्ट और कोलिजन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उसका ही ये कंजर्वेशन का लॉ है, हम लोग वो पढ़ेंगे अभी।
Okay, Urjit, what are you asking? Is gravity involved as a resultant force in the movement of a rocket? अरे रहता है, ग्रेविटी रहती है वहां पे, ग्रेविटी हर चीज के ऊपर एक्ट करती है कि जो उसके अगेंस्ट में जा रहा है, लेकिन हमारा रॉकेट का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि योर ग्रेविटी डजंट मैटर देयर, रिजल्टेंट फोर्स में वो लेते हैं, लेकिन ठीक है। बट जो तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे, मतलब 11 12 के जो क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, उसमें ग्रेविटी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। बट व्हेन यू विल बी वर्किंग, सपोज लेट्स से एज अ साइंटिस्ट इन इसरो फॉर एग्जांपल, तो वहां पे तुमको वो ग्रेविटी का फोर्स लेना पड़ेगा फॉर कैलकुलेशंस। अब ये देखते हैं ये किस बारे में है, मोमेंटम का बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मान लो कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम मोमेंटम में क्या पढ़ाई करते हैं, कोलिजन की ना। कोलिजन मतलब क्या, टकराव, दो चीजों में टकराव, उसको बोलते हैं कोलिजन। तो दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक तुम्हारा सपोज मान लो एक का मास है m1, एक का मास है m2, कोलिजन के पहले, हाँ टकराव के पहले, और एक का इनिशियल वेलोसिटी है u1, एक का इनिशियल वेलोसिटी है u2। अब दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। अब मान लो कि दोनों की डायरेक्शन एक जैसी ही है, एक u1 सपोज राइट में जा रहा है और ये लेफ्ट में जा रहा है, तो दोनों क्या होने वाले हैं, दोनों का टकराव होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है। अब एक्सीडेंट के बाद उसको बोलेंगे आफ्टर कोलिजन, एक्सीडेंट के बाद उनका मास तो सेम ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज होंगे। हम पहले वाले के वेलोसिटी को बोलेंगे v1 और बाद में के वेलोसिटी को बोलेंगे v2। ठीक है, सिचुएशन आई होप इज अंडरस्टूड कि बाबा पहले इसमें बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं m1 m2 के, इनिशियल वेलोसिटीज आर u1 u2, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एंड एक्सीडेंट के बाद दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस विद देयर वेलोसिटीज v1 एंड v2, राइट। अलग अलग उनके वेलोसिटीज हो गए अभी v1 एंड v2। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि एक्सीडेंट के पहले और एक्सीडेंट के बाद मोमेंटम सेम रहता है बोले। इतना सिंपल स्टेटमेंट है उसका। क्या स्टेटमेंट है कि एक्सीडेंट के पहले और एक्सीडेंट के बाद, मतलब कोलिजन के पहले एंड कोलिजन के बाद मोमेंटम सेम रहता है बोले। तो वी विल सी हाउ इज इट रियली पॉसिबल कि मोमेंटम सेम होता है एक्सीडेंट के पहले एंड एक्सीडेंट के बाद, तो वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट में देखो उन्होंने क्या बोला है, ये कब सेम रहता है, when no external force acts on the body, when no external force acts on the two body, the total momentum remains constant। ठीक है, उनका टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, इनिशियल एंड फाइनल। तो वो देख लेते हैं, ठीक है, इज इट पॉसिबल। तो बिफोर कोलिजन की सिचुएशन क्या है, उनकी वेलोसिटी कितने हैं u1 u2, फाइनल वेलोसिटी कितने हैं v1 v2। अब दोनों के जो फोर्सेस हैं, मान लो कि पहले ऑब्जेक्ट का फोर्स है F1, दूसरे ऑब्जेक्ट का फोर्स है F2। अब मैंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब एक्सीडेंट होगा तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो, लेकिन फोर्स कैसे होंगे, एक्शन एंड रिएक्शन के फोर्सेस। और न्यूटन ने क्या बोला है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट इन रिएक्शन, राइट, अपोजिट इन नेचर। तो इक्वल तो है, F1 एंड F2 को मैंने इक्वल बताया, लेकिन एक को निगेटिव क्यों लिया मैंने, क्योंकि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। न्यूटन के थर्ड लॉ ने तो बोला ना, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, तो इक्वल एंड अपोजिट कर लिया मैंने, ये पहला स्टेटमेंट। अब दूसरा देखते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F1 किसके लिए है, पहले बॉडी के लिए, F2 किसके लिए है, सेकंड बॉडी के लिए। अब F1 का फॉर्मूला क्या होगा, m1 इंटू a1, m1 इंटू a1, और F2 का फॉर्मूला क्या होगा, m2 इंटू a2, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम, v माइनस यू बाय टी। तो a1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, v माइनस यू, लेकिन ये फर्स्ट बॉडी के लिए तो मैं क्या लिखूंगा, v1 माइनस u1 बाय टी। तो a की जगह पे मैंने इतना लिखा है, a2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, v2 माइनस u2 बाय टी। तो दो लिखा मैंने, a2 की जगह पे v2 माइनस u2 बाय टी। अब तुम देख सकते हो टाइम को मैंने t1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट का टाइम सेम है ना ड्यूरिंग एक्सीडेंट। उनके इनिशियल फाइनल वेलोसिटीज माइट नॉट मैच, बट उनका टाइम तो मैच होता है ना, टोटल टाइम। तो टाइम को मैंने सेम रखा है, तो टाइम को मैं क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। तो टी कैंसिल कर लो, तो बच क्या गया, m1 v1 u1, m2 v2 u2। अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, इस m1 को मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या बनेगा, वो m1 v1 माइनस m1 u1, राइट, m1 v1 माइनस m1 u1, और इधर का क्या बनेगा, माइनस m2 v2
माइनस M2V2, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, तो वो हो गया M2 एंड U2 आ जाएगा प्लस M2U2, तो M1V1 माइनस M1U1 इज इक्वल टू माइनस M2V2 प्लस M2U2। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, इस M2V2 को इधर भेज देंगे, इधर के साइड पे, दूसरे साइड पे, तो ये यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरे साइड पे जाके क्या बनेगा, पॉजिटिव, तो भेज देता हूं मैं, M2V2 को मैंने इधर भेज दिया, तो M1V1 प्लस M2V2, और ये M1U1 को उधर के साइड पे भेज दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, M1U1 प्लस M2U2, तो ये हमारा फाइनल डेरिवेशन है। लेकिन तुम देख सकते हो मास इनटू वेलोसिटी क्या रहता है, मोमेंटम, तो ये सभी क्या है, मोमेंटम है, लेकिन यहाँ पे v है, मतलब फाइनल वेलोसिटी, मतलब ये क्या होगा, फाइनल मोमेंटम एक साइड पे, और u1 u2 मतलब क्या, इनिशियल मोमेंटम एक साइड पे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, ये डेरिवेशन है, ठीक है। So give me response in chat box. Have you understood with this particular derivation that after collision final momentum and initial momentum same रहता है? Okay. चलो, तो फिर से उस स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। There is one point which I need to make you understand. उसका जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उनका स्टेटमेंट क्या है, when no external force acts on the two interacting objects, their total momentum remains constant. तो वो तो हमने अभी देखा कि उनका जो टोटल मोमेंटम है वो कैसा रहता है, सेम रहता है एक्सीडेंट के पहले और एक्सीडेंट के बाद। लेकिन एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि मोमेंटम सेम रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, व्हाट इज द बेसिक नेसेसिटी। बेसिक नेसेसिटी क्या है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब जब इनके ऊपर एक्सीडेंट हो रहा हो ना, तो दूसरा कोई फोर्स एक्ट नहीं करना चाहिए इसके ऊपर, मतलब कोई फ्रिक्शन, कोई ग्रेविटी, या फिर सपोज इट से तुम इधर के पीछे से आ रहे हो, ये येलो बॉक्स के उसको धक्का मार रहे हो, ये नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है, मतलब इस एक्सीडेंट के अंदर क्या चाहिए, ये दो ऑब्जेक्ट का खाली कोलिजन चाहिए, कोई और फोर्स इसके ऊपर एक्ट नहीं करना चाहिए। अगर और कोई फोर्स एक्ट करता है फिर मोमेंटम सेम नहीं रहेगा। तो बेसिक चीज क्या है इसके अंदर, कि मोमेंटम सेम रहता है एक्सीडेंट के पहले एक्सीडेंट के बाद, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए उसके ऊपर। कुशल, व्हाट आर यू आस्किंग, एयर इज एब्सेंट ड्यूरिंग दिस, अरे नहीं रे भाई एयर कैसे एब्सेंट हो सकती है, एक्चुअली जब ये कोलिजन हो रहा हो तब तो फ्रिक्शन भी फोर्स रहता है, क्योंकि मोशन जब भी रहेगा तब फ्रिक्शन रहता है, लेकिन तुमको निग्लेक्ट करना पड़ेगा वो तुमको ध्यान में रखना है। मतलब अगर हमारे सपोज रियल सिचुएशन है, मान लो हमारे घर के सामने दो कार आके टकरा गए एक दूसरे को, तो हम लोग नहीं बोल सकते कि उनका मोमेंटम सेम है इनिशियल और फाइनल, क्यों, क्योंकि वहां पे उनको क्या क्या एक्ट नहीं कर रहा है, उनके ऊपर एयर एक्ट कर रही है, उनके नीचे से फ्रिक्शन जा रहा है, ग्रेविटी है, तो रियल सिचुएशंस में ऐसा लॉ फॉलो नहीं होता है, वो तुमको ध्यान में रखना है, ठीक है। आदित्य, व्हाट आर यू आस्किंग एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी पकड़ लो ना यार, तुम ग्रेविटी का ले लो या फिर फ्रिक्शन का ले लो, नहीं तो मान लो कि सपोज दो कार, सपोज दो बाइसिकल टकरा रहे एक दूसरे को, और तुम वहां पे आ गए एक दूसरे को धक्का मार दिया तुमने, तो दैट इज आल्सो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो रियल लाइफ सिचुएशंस में ऐसा नहीं होता है। उचित, व्हाट आर यू आस्किंग एग्जांपल, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल, लेकिन इसके बाद पहले इस पे ध्यान दो, एग्जाम में ये क्वेश्चन तुमको पूछेंगे, एक्सटर्नल फोर्स रहे मतलब जरूरत है कि नहीं है ड्यूरिंग दैट मोमेंटम, तो वो तुमको ध्यान में रखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अंदर, कि एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट होना चाहिए। ओके आदित्य, व्हाट आर यू सेइंग, okay, why this is not, if it is not possible in real life, why this law has to be studied। अरे तुमको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि बहुत सारी चीजें तुमको निग्लेक्ट करनी पड़ती है, जैसे कि तुम एग्जांपल में तुमको समझ में आएगा ये मोर, ठीक है, तो ध्यान दो एग्जांपल में, आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो बिफोर वी गो फॉर द एग्जांपल, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो पहले एग्जांपल समझ के लेते हैं। सिचुएशन ऑफ अ गन, तो हमारी ये फिर से वही गन वाली एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि सपोज लेट अस से कि ये हमारी गन है और उसमें से बुलेट निकल रही है, और हमको पता है कि एक का एक्शन और दूसरे का रिएक्शन फोर्स रहता है,
वो हमने थर्ड लॉ में ही देखा है। लेकिन इसको हम लोग अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन के नजरिए से अगर देख रहे हैं, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन के, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, उन्होंने बोला है कि इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम कैसा रहता है, सेम रहता है उन्होंने बोला है। तो इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम आर सेम, तो वो इक्वेशन हमने लिख दिया, m1v1 m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। लेकिन तुमको ये पता होना चाहिए कि बुलेट इनिशियली भी रेस्ट पे थी और गन भी रेस्ट पे थी, तो दोनों ही मूव नहीं कर रहे थे, मतलब उनकी इनिशियल वेलोसिटी दोनों की कैसे होगी, जीरो होगी। क्यों? क्योंकि बुलेट भी पहले कहां मूव कर रही थी, वो तो रेस्ट पे थी, गन भी रेस्ट पे थी, तो ये पूरा पार्ट, इधर का पार्ट वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि u1 जीरो है, u2 जीरो है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m1v1 plus m2v2 is equal to complete zero, all this will become जीरो। ठीक है, तो ये एग्जाम के अंदर यू कैन रिप्लेस द वैल्यूज, यूज दिस बेसिक फॉर्मूला ऊपर वाला। लेकिन कभी कभार ना सिचुएशन आती है कि इन द गन एग्जांपल विच ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्ट, ठीक है, विच ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्ट ऐसा बोलते हैं, तो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, m1v1 plus m2v2 is equal to जीरो। या फिर और एक ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला, v2 is equal to minus m1 by m2 into v1। ये कैसे लाया उन्होंने, बहुत ही सिंपल है, तुमको क्या करना है, ये m1 v1 को उधर भेज दो, तो क्या बन जाएगा, वो इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके क्या बनेगा, नेगेटिव, माइनस m1 v1, और फिर m2 को उधर भेज दो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो उधर जाके क्या होगा, डिवीजन में, सो m1 by m2 into v1। तो एग्जाम के अंदर जब तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके ऊपर, गन के ऊपर, तो वो क्या बोलेंगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विच ऑफ द फॉर्मूला वुड बी एप्लीकेबल टू द गन केस। तो वो कौन सा होगा, एक तो ये m1v1 plus m2v2 is equal to 0, या फिर ये अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो दिस फॉर्मूला। तो ये सेकंड फॉर्मूला को तुमको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये फॉर्मूला के ऊपर से इसको डिराइव कर सकते हो, ठीक है। इसको याद रखने के लिए क्या को कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने का, इसको याद रखो ना, बाद में इसको जस्ट इधर भेज दो जीरो की तरफ, ये फॉर्मूला तुम डिराइव कर सकते हो एग्जाम में, याद रखने की जरूरत नहीं है उसको। अब इसका ये सिचुएशन का एग्जांपल हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टू फाइंड आउट स्पीड ऑफ, किसकी स्पीड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, हम गन की भी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं एंड हम बुलेट की भी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये दोनों चीज तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। तो जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि फाबा अगर रियल लाइफ में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है तो क्यों पढ़ते हैं हम लोग ये लॉ, इट इज बिकॉज कि बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स में यू कैन निग्लेक्ट द थिंग्स, जैसे कि यहाँ पे अगर तुम बात कर रहे हो अबाउट ग्रेविटी फ्रिक्शन, कहाँ मैटर करता है, क्योंकि तुम्हारी जब बुलेट निकलती है इतने ज्यादा स्पीड से निकलती है कि फ्रिक्शन ग्रेविटी मैटर ही नहीं करता है बुलेट के ऊपर। तुमने ऐसे कभी देखा है क्या कि किसी ने गन चलाई है एंड वो बुलेट बीच में रुक गई, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी काम कर रही थी या फिर फ्रिक्शन काम कर रहा था, ऐसा नहीं होता है। बुलेट इतनी फास्ट होती है कि फ्रिक्शन एंड ग्रेविटी का उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होता है। हेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह पर एक्सटर्नल फोर्स काम ही नहीं करता है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करता है। जैसे कि कौन सा एग्जांपल दिया मैंने तुमको, गन का एग्जांपल। सो आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी कि व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, बिकॉज़ these there are some objects which move in our nature without which we don't have to consider about the external forces which are coming into play, वो ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं हमको। Okay, Urjit, what are you saying, does it hold true in space? Yes, it holds true in every place, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सब जगह सेम रहता है। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे एंड देन वी विल सपोज आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट का पॉइंट जो है थ्योरेटिकल में, वो उन्होंने बोला है एज द मास, ये पूरा एक स्टेटमेंट है, पैराग्राफ है एक्चुअली, सो अपने को रीड भी करना पड़ेगा और फिर समझ के लेना पड़ेगा। तो देखते हैं, उन्होंने बोला है एज द मास ऑफ द गन इज मच हायर देन द मास ऑफ द बुलेट, द वेलोसिटी ऑफ द गन इज मच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। मतलब कभी कभार कुछ बच्चे क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम सेम है, सपोज लेट्स से उसका ये इधर का मोमेंटम जीरो हो गया है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है उनके, तो बुलेट की वेलोसिटी इतनी क्यों ज्यादा होती है और गन की वेलोसिटी कम क्यों होती है, मतलब बुलेट इतने फास्ट आगे गया और ये इतना कम पीछे क्यों गया। ऑब्वियसली ये किसके थ्रू हम लोग आंसर कर सकते हैं, इनर्शिया के थ्रू,
क्योंकि गन का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर उतनी वेलोसिटी पैदा नहीं होगी। इसके अंदर वेलोसिटी क्यों ज्यादा पैदा होगी? क्योंकि उसका मास कम है। उतना ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो कि बाबा वेलोसिटी ऑफ द बुलेट ज्यादा क्यों है एंड वेलोसिटी ऑफ गन कम क्यों। The magnitude of momentum in the bullet and that of the gun are equal and the directions are opposite. वो भी हमको पता है. Thus the total momentum is constant. Total momentum is also constant during the launch of a rocket. ठीक है, रॉकेट के ऊपर भी टोटल मोमेंटम सेम रहता है, इनिशियल एंड फाइनल. सो दैट इज द केस ये पूरे एक्स का. अब मैं क्या करने वाला हूँ, तुमको और एक सिचुएशन तुमको समझानी है एंड देन विल कंक्लूड. तो ये एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, कोरोलरी के ऊपर. तो न्यूटन का जो तीसरा लॉ है ना, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, ये ऑलमोस्ट सेम है. मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्चुअली तुमने किससे डिराइव किया है? न्यूटन के थर्ड लॉ से ही किया है. यू माइट बी आस्किंग सर थर्ड लॉ कहाँ इस्तेमाल किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में? एक्चुअली वी डिड. हमारा पहला स्टेटमेंट ये कहाँ से लाया तुमने? डेरिवेशन में f1 इज इक्वल टू माइनस f2. तुमको क्या पता कि f1 एंड f2 इक्वल है और नेगेटिव है? वो तुम इसलिए लिख पाए क्योंकि वो न्यूटन के थर्ड लॉ के थ्रू लिखा तुमने. न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? बोलता है कि दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल है और अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में. हाँ, तो वही तो लिखे ना हमने. दोनों फोर्सेस कैसे हैं? अपोजिट है एंड इक्वल है. तो ये पूरा डेरिवेशन किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? न्यूटन के थर्ड लॉ की वजह से. इसलिए इस लॉ को क्या कहा जाता है? दिस पर्टिकुलर न्यूटन थर्ड लॉ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को क्या कहा जाता है? कोरोलरी टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. कोरोलरी मतलब क्या? सपोज लेट्स से उसका सबसेट. तो कोरोलरी दैट इज नथिंग बट डिराइव्ड फ्रॉम. तो ये किससे डिराइव्ड है? न्यूटन के थर्ड लॉ के थ्रू. तो एग्जाम में तुमको ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज द कोरोलरी टू व्हिच न्यूटन्स लॉ. तो उसमें ऑप्शन होंगे पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ. तो किसके लॉ के थ्रू निकाला है हमने? थर्ड लॉ के थ्रू. वो ध्यान में रखना है. ठीक है, ओके. सो